कैसे हैं दोस्तों? मैं आपको इस देश की एक खूबसूरती बताता हूँ। कल ईद था। मैंने आप सभी को ईद मुबारक आप सबके साथ मिलकर के किया। और आने वाला कल जो है 3 अगस्त का, वो है रक्षाबंधन। इस देश के स्पिरिट को कोई कोरोना, कोई लॉकडाउन इफेक्ट नहीं कर सकता। हम तो उत्सव में मानते हैं, और चाहे घर में ही रहे क्यों ना, लेकिन उत्सव तो हम मनाएंगे। मैं एक और नई बात आपको आज कहना चाहता हूँ। हमारे आज के जो कवित्री हैं, जो लेखिका हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित कुसुम अंसल जी। कुसुम जी ने कुसुमांजलि फाउंडेशन, इसकी स्थापना की, और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पिताजी, मेरे बाबा का जो ट्रायोलॉजी है मगरमुआ, उसको गत वर्ष कुसुमांजलि फाउंडेशन ने सम्मानित किया। मैं आज फिर आमंत्रण देता हूं कुसुम जी को कि वो आए और अपनी कविताएं आपकी और हमारे बीच रखें। कुसुम जी। माँ, मैं प्रतिदिन देखती हूँ सुबह शाम आपकी तस्वीर। माँ, मैं सुबह शाम देखती हूँ आपकी तस्वीर। अपनी तन्हाई में बुदबुदाती हूँ एक आरज़ू, प्रश्न, एक प्रार्थना। अपनी तन्हाई में बुदबुदाती हूँ एक आरज़ू, प्रश्न, एक प्रार्थना। क्योंकि मेरी रूहानियत में जीवित हो आप, क्योंकि मेरी रूहानियत में जीवित हो आप। वर्षों पुरानी आपकी भव्य एकमात्र छवि, काली चित्रमय आकृति, जिसकी साड़ी की कोर में सफ़ेद धागे से बुने फूल अभी तक जीवंत है, छक छक जैसे परम स्वर अस्तित्व के। माँ, आपकी सौष्ठव्य परछाई आकृति, आत्मदीप्ति मेरे घर में कदम कदम चलती है। माँ, आपकी सौष्ठव्य परछाई आकृति, आत्मदीप्ति मेरे घर में कदम कदम चलती है। शायद समझाना चाहती है मुझे वासनाओं के भिकमंगेपन से उठकर अपना स्वाभिमान प्रेम जियो। प्रेम सार तत्व है साधना का, प्रेम सार तत्व है साधना का। मृत्यु पूर्ण आहुति है, मृत्यु पूर्ण आहुति है। मृत्यु परम कलश है, मृत्यु जीवन का सार, मृत्यु निचोड़ जीवन है। फूल मरने की कला शून्य हो जाना, मरने की कला शून्य हो जाना, मर जाना सिद्धावस्था। तो माँ उस समाधि को पा लिया आपने, तो माँ उस समाधि को पा लिया आपने। हमें यूं छोड़कर चले जाने के बाद, हमें यूं छोड़कर चले जाने के बाद। बचपन, कौन सा बचपन, कौन सा बचपन, गर्भस्थ शिशु का यंत्रवत एक जन्म, यंत्रवत एक जन्म, रोने की पहली आवाज़, आनंदपूर्ण जननी की रुक गई धड़कन, आनंदपूर्ण जननी की रुक गई धड़कन। बूंद सागर से अलग छिटक गई, बूंद सागर से अलग छिटक गई। रह गया जीवन कोरा कागज़, रह गया जीवन कोरा कागज़। निर्गुण चित्र, मंजिल की हर सीढ़ी पर मौत का अंधेरा, एक मातृहीन बच्ची का सवालिया बचपन। हर मंजिल की सीढ़ी पर मौत का अंधेरा, एक मातृहीन बच्ची का सवालिया बचपन। पूछता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, है कहाँ लौटता है कोई। हवेली के अनगिनत कमरे, वह पापा का, वह चाची बुआ का, बटे हुए फिर भी एक घर का हिस्सा। हवेली के अनगिनत कमरे, वह पापा का, वह चाची बुआ का, बटे हुए फिर भी घर का एक हिस्सा। बरामदे में दादाजी की आराम कुर्सी, उस पे पसरी लातों पर फैला अखबार, चश्मा, आसपास बैठे पड़ोसी, वारदातें, संवाद, कम्युनल दंगे, दिन, तारीख, बहता हुआ समय। फैला हुआ अखबार, चश्मा, आसपास बैठे पड़ोसी दोस्त, संवाद, वारदातें,
कम्युनल टंके, दिन तारीख बहता हुआ समय, वह एक कमरा, किताबों की शेल्फें, हम सब बच्चों का पढ़ाई का कमरा, दादाजी की रौब और झांझन सिंह मास्टर जी की डांट मार सीख, दर्द से सरसराता पहाड़े बोलता कमरा, दर्द से सरसराता पहाड़े बोलता कमरा, आंगन में चौक की लकीरों से खींचे कर बनाए गए घर, टूटे गमले के ठीकरे को हाथ में उठाकर चूमते पीछे फेंकते, स्टापू खेलते कूदते हमारे कदम, घरों को बनाते मिटाते लड़ते हम, जाने कब बड़े हो गए। महत्वपूर्ण था तब अदना सा बिसात जीता, मिट्टी का वो ठीकरा। नहीं जानती थी ठीकरे सा मेरा वजूद, बिना पीछे देखे फेंका गया बचपन, कभी किसी दरवाजे, कभी किसी आंगन, जा गिरेगा यूं ही कभी किसी दरवाजे, कभी किसी आंगन, जा करेगा यूं ही कभी, घर आंगन, अब आंगन, घर, नीम का पेड़, अब घर आंगन नीम का पेड़, सभी कुछ है, पर स्टापू वाली लकीरों पर लिखे हैं बहुत से नाम, ठीकरे कूड़े के ढेर पर पड़े सिसक रहे हैं, लाचार, उन्हें चूम कर फेंकने वाले हाथ अब इस हवेली में नहीं रहते। कमरा एक बेहद उदास गहरा खालीपन, पुरानी किताबों पर परत दर परत चढ़ी वीरानगी की दहशत जता धूल, पहचान के दरवाजे जंग खाए तालों से लिपटे बेआवाज घूर रहे हैं, यादों के एल्बम के पीले पन्नों पर लिखा है वासुदेव कुटुंबकम। परंतु देश निकाले के बाद कहाँ लौटता है कोई। जैसा कि मैंने बताया कि कल रक्षाबंधन है और सभी तैयारी में लगे होंगे, घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे होंगे, और उस बीच आज संडे के दिन आप समय निकाल करके हमारे एपिसोड देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे बीच गाजियाबाद से ममता कालिया जी आ रही हैं अपनी कहानी अलमारी लेकर के। मैं आमंत्रण देता हूँ सम्मान के साथ ममता जी को कि वो आए और अपनी कहानी अलमारी हमको आप सबको सुनाएं। अलमारी, दर्जी कपड़ा भी इतने हिसाब से क्या काटता होगा जितने हिसाब से हम घर में जगह इस्तेमाल करते थे। इंच पर कब्जा था। इस एक कमरे में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ 2 बच्चे, एक नौकर, एक बिल्ली, चूहे, छिपकलियाँ और कॉकरोच भी थे। रहते रहते सभी सह अस्तित्व की स्थिति में आ गए थे। बच्चे सुबह उठकर स्कूल खिसक जाते और छुट्टी के बाद लौटने पर भी ज़्यादा देर घर में रहना पसंद न करते। वे मकान की सीढ़ियों के रेलिंग पर फिसलते या मौका पाकर दूसरों के घरों में घुस जाते। नौकर ने अपना साम्राज्य रसोई घर तक फैलाया हुआ था। वो वहीं पर खाता, पकाता, चोरी करता और सोता। उसके सोते ही रसोई घर में कॉकरोच जाग जाते और झुक के झुक नल के पास या गैस के बर्नर पर इकट्ठे हो जाते। सुबह जब वो जागता, कॉकरोच फौरन अपने अपने कोने में दुबक जाते, जैसे सबकी बारी बनी हुई थी, कोई किसी के रास्ते में अड़चन नहीं लगता। बिल्ली हमने पाली नहीं थी। वो रोज रात खिड़की पर देर बैठकर रोया करती। 1-2 रोज रोटी डालने का नतीजा ये हुआ कि वो खुल्लम खुल्ला दिन में भी आने लगी।
हालांकि घर के चूहों से में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तरमाल अच्छा लगता था। शायद आजकल बिल्ली की कड़की चल रही थी जो हमारे यहाँ डेरा डाले थी, क्योंकि हमारे यहाँ आधा लीटर दूध में सारा परिवार दुग्धाहारी होने का भ्रम पाले हुए था। यूँ तो ज़रूरतों के रहते हर चीज़ का रोना था, पर सबसे ज़्यादा जगह का। कमरा सामान से कुछ इस तरह अटा भरा था कि शायद खुलकर ना अंगड़ाई ले सकते थे न चल फिर सकते थे। यदि वहाँ किसी न किसी चीज़ से टकरा जाती। यही हाल रात में नींद का था। एक पलंग था जिस पर पूरा परिवार सोता। रात में लेटते समय हम सब कुछ इस तरह अपनी अपनी पोजीशन ले लेते जैसे फोटो खिंचवाने वाले हो। होश रहते तक कोई न करवट लेता न तिरछा होता, लेकिन एक बार बदन ढीला पड़ने पर सारे कानून भंग कर दिए जाते। शरद अपनी लंबाई का विज्ञापन करते हुए पलंग में तिरछे लेटते, बच्चे अगल बगल और मैं चरणों में। बच्चे रह रह कर टांग मारते, शरद सिरहाने से तकिया पैताने से चादर खिसका देते, फिर भी न समाते। सभी के पैरों की गंध मुझ तक पहुँचती, किस्म किस्म की गंध जो दुर्गंध नहीं तो सुगंध भी नहीं थी। बीच में एक आध बार नींद खुलने पर शरद मुझसे पूछते, तुम्हारी जगह कम तो नहीं है? उनकी चिंता से गदगद में बिल्ली की तरह अपना बदन सिकोड़ कर कहती, अरे कहाँ, देख लो कितनी जगह अभी पड़ी है। इस पलंग को महज बिस्तर कहना पलंग की प्रतिष्ठा गिराना था। दिन में पलंग दस्तरखान था, पढ़ने की मेज था, इस्त्री करने का स्टैंड था और छोटे कपड़े सुखाने का ठिकाना। और जगह भी कहाँ थी। इसके अलावा कमरे में एक तरफ बड़ी सी अलमारी रखी थी, जिसकी वजह से कमरा इतना भरा भरा लगता था। ये लकड़ी की एक भीमकाय अलमारी थी, जिसमें तिजोरी, ड्रॉर, हैंगर, टाई स्टैंड और आईना सभी कुछ था। इसी से मेरी दुश्मनी थी। मुझे ये अलमारी बिल्कुल नहीं सुहाती थी। न मुझे इसकी ऊंचाई पसंद थी न चौड़ाई। इसका इतना बड़ा होना मुझे अपने छोटे होने के एहसास से भर देता। हम चारों के पास कुल मिलाकर इतनी जगह नहीं थी, इतने कपड़े नहीं थे कि हम इसे पूरा भर सकते। लिहाजा इसमें वो सामान भी रखा जाता जो आमतौर पर अलमारियों में नहीं रखा जाता था, जैसे बच्चों की बस्ते, दवाइयाँ, ऊन सिलाई, नाड़े, थैले, कैमरा, ट्रांजिस्टर, कांच के ग्लास, स्टील के 6 चम्मच और एक जग। फिर भी इसका एक कोना बिल्कुल खाली था जिसमें सूट लटकाए जाते हैं, क्योंकि शरद को सूट पहनना पसंद नहीं था। मैं अपनी 4 साबुत और 5 रफू की हुई साड़ियाँ इसमें नहीं लटकाना चाहती थी, क्योंकि साड़ियों को की सूरत देख देख कर मेरा दिल डूबता। बक्से में पड़ी साड़ियाँ चाहे कैसी भी हो, लगती तो ज़्यादा थी। कई बार बच्चों को मैंने छुपा छुपी के खेल में इस जगह पर छुपते देखा था। मैं इस बात से इतनी थर्रा गई, कहीं अलमारी कसकर बंद हो गई तो क्या होगा, कहीं बच्चे अंदर ही दम उनका घुट गया तो गजब हो जाएगा। जब मैं काम पर जाती हूँ बच्चे कुछ भी कर सकती हैं। अखबारों में पड़ी कई दुर्घटनाएं सामने आ गई। मैंने शरद से बताया कि अलमारी कितनी खूनी और खतरनाक हो सकती है। शरद हंसती है, शरद मेरी हर बात पर हंस देती है। तुम मूर्ख हो, अलमारी लोहे की नहीं लकड़ी की है, सैकड़ों संदेह है इसमें, दम कैसे घुट सकता है, कहीं जोर से बंद हो गई तो। अरे बच्चों में फौलाद की ताकत होती है, तुम बाहर से बंद कर दो तो भी वो अलमारी फाड़ कर बाहर आ जाएंगे। नहीं, बच्चे तो फूल जैसे होते हैं। सुनो, तुम इस अलमारी को आज ही यहाँ से हटा दो, मैं इससे बहुत तंग आ गई हूँ। क्या फ़ायदा इस लकड़ बग्गे का, इसे देख देख यही लगता है कि हम लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। ये तो हमें मालूम है, अलमारी देखकर लोग तो ये सोचते होंगे हमारे पास बहुत कपड़े हैं। लोगों के मानने से क्या होता है। इस बॉर्डर ने आधा कमरा घेर रखा है, ये हट जाए तो मैं अपने लिए अलग चारपाई ले आऊँ।
तुम्हें दिक्कत होती है तो मैं ज़मीन पर सो जाया करूँ, बस यही तो दिक्कत है। तुम्हें ज़मीन पर सुलाकर मैं क्या पलंग पर सो सकूँगी? इससे अच्छा है इसे बेच डालें, इससे अच्छा है हम अपना दिवाला घोषित कर दें। शरद बहस करते हैं, शरद बात काटते हैं, शरद बात टालते हैं, बैठे बैठे ही वो सारा मामला रफा दफा कर डालते हैं। दरअसल शरद रद्दो बदल से घबराती है, उनकी स्लीपरों की जगह भी बदल दो तो बेचैन हो जाती है। शायद ख्याली दुनिया में बदलाव करते करते उनके अंदर ये इच्छा नहीं बची है कि असली दुनिया में कोई बदलाव हो। अपनी किताबों में वो नित नई दुनिया बसाते हैं, एक घर में वो एक कोना भी नहीं बदलना चाहते। मन खिल उठा, ये क्या कि घर की कोई चीज़ ना छुओ ना छेड़ो, अपनी सहूलियत भी पैदा ना करो। जैसी जमकर अलमारी रखी हुई थी, लगता था जैसे कमरे के साथ उगी है। दीवारों की बदरंग हालत, दरवाज़ों के छूटते रोगन और अलमारी के उतरते रंग में शायद कोई जज्बाती रिश्ता था। मुझे लगा जब तक ये अलमारी यहाँ रखी है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं गुपचुप उसके लिए ग्राहक ढूंढने लगी। स्कूल में मैंने अपनी सब सहेलियों से पूछा, किसी को भी अलमारी की ज़रूरत नहीं थी। पड़ोसी वैसे ही जगह की तंगी के मारे हुए थे, इसके आगे कहाँ पूछती। मन मारकर बैठ गई। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी, सबके पास घुमक्कड़ी की अपनी अपनी योजना थी। कोई अध्यापिका मनाली जाने वाली थी तो कोई मायके। सभी को कम से कम 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाने का इरादा था। अधिकांश अध्यापकों के पति अध्यापन करते थे या दफ्तर में काम। उन्होंने अपने छुट्टियों के प्लान पत्नी की छुट्टियों के साथ एक डोर में बांध रखे थे। उनके बच्चों के इम्तहान समय से खत्म हो गए थे, बस बक्से सजाकर ताला लगाकर रिजर्वेशन कराकर उन्हें चल देना था। अध्यापिका इतनी निश्चिंत और प्रफुल्ल थी मानो छुट्टी का सारा रस उन्हीं को मिल रहा है। कुल 5-6 अध्यापिकाएं ऐसी थी जो छुट्टियों के नाम पर रोनी सूरत बनाए घूम रही थी। किसी की बेटी की पीएमटी की परीक्षा थी तो किसी के बेटे को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा देनी थी। मेरे बच्चों को इनमें से कुछ भी नहीं करना था, फिर भी मैं हताश थी। शरद को घर से निकलना उतना ही बुरा लगता था जितना मुझे घर में रहना। छुट्टियों में उनका कार्यक्रम बस पढ़ना और सोना रहता। उनका यकीन था कि एक अच्छी किताब विश्व घुमक्कड़ी से भी ज़्यादा आनंद दे सकती है। तो अब छुट्टियाँ थी और हम थे घर में, सब कुछ जोकर क्यों था। एक दिन स्कूल का चपरासी भगवती आया। उसने बताया उसने अपनी लड़की की शादी तय कर दी है। सुनकर खुशी हुई। उसकी लड़की स्कूल में हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई है। इंतजाम कर लिया सब? मैंने पूछा। गाय बछड़ा बेचकर घड़ी साइकिल ट्रांजिस्टर खरीद लिए हैं। गुरुजी एक बार अलमारी अभी नहीं आई है। लड़की हल्की से हल्की अलमारी भी 500 की होती है। लड़के वालों की लिस्ट में अलमारी सबसे ऊपर लिखी है। एकाएक मेरा चेहरा चमक उठा। दानवीर की तरह मैंने ऐलान किया, बस अलमारी की ही कसर है ना, ले जाओ हमारी अलमारी ले जाओ। तुम भी क्या याद करोगे बिटिया के लिए। भगवती को एक पर यकीन नहीं हुआ। फिर बड़े यथार्थवादी ढंग से उसने कहा, कौन अलमारी है दिखाइए जरा, जज गई तो हम 150 देने की हिम्मत करेंगे। मेरी दानशीलता को ठेस लगी। रहने दो, खरीदनी है तो बाजार से ले लो, हम तो तोहफा दे रहे थे। 150 में अलमारी कहाँ आती है गुरुजी, इतने में तो दूध दही रखने वाली जाली की अलमारी भी नहीं आती। उसकी सच्चाई और असमर्थता से मेरा अहम वापस संतुष्ट हो गया। अलमारी दिखाई गई। पता चला रंग रोगन और मामूली मरम्मत के बाद देने के काबिल हो सकती है। भगवती ने फौरन ठेले का इंतजाम किया। मैंने भी फुर्ती से अलमारी से सामान निकालकर बिस्तर पर रख दिया। जिस वक्त अलमारी खिसकाई गई, एकाएक मन में भी कुछ खिसक गया। ये अलमारी हमारे घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। ठेले के साथ आए मजदूरों ने बड़ी मुस्तैदी से उसे सकरे सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। मैंने देखा बच्चों के चेहरों पर एक अबूझ हक्का बक्कापन था।
दोनों अपनी सारी शैतानी भूलकर एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। मैं उतर कर नीचे नहीं गई। मैं उसे ठेले पर यूँ पड़ा हुआ नहीं देख सकती थी। जब से मैं ब्याह कर आई, यह अलमारी इसी तरह इस जगह एक कोने में खड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से उस जगह की सफाई की जहाँ से अलमारी हटाई गई थी। अलमारी के नीचे से बच्चों का एक पूरा संसार उभर कर आया। तो लूटी हुई पतंगे, रंग बिरंगे कंचे, चूड़ी के टुकड़े, साइकिल के पुर्जे, प्लास्टिक की सीटियाँ, नीले बिसरी गेंदे, रंगीन कपड़ों की कतरने, 2 टूटी बांसुरी और 3 पहिए वाला एक इंजन। हमारे खिलौने, बिसूरते हुए बच्चे अपनी चीज़ें बटोरने लगे। तभी शरद आ पहुँची। वो उस बीच नई पत्रिकाएं खरीदने स्टेशन गए थे, वहाँ से हेयर कट करा कर आए थे। कमरे में घुसते वो एक कदम पीछे हट गए। कमरे का व्यक्तित्व खंडित था। उनके चेहरे पर संदेह, सदमा और सख्ता लिखा हुआ था। उन्होंने बिस्तर पर लगे सामान का अंबार देखा। वो कुछ नहीं बोले। बच्चे उनके पास सरक आए। जिस जगह अलमारी रखी थी, उस जगह उसके 4 पाँवों के निशान जैसे खुद गए थे। वे मिट्टी वाले नहीं थे। कमरे में झाड़ू की खर खर नागवार लग रही थी। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है। मुझे लगा मेरे हाथ में झाड़ू नहीं, कुल्हाड़ी है। आज का हमारा ये जो 12वां एपिसोड है, उसमें मैं आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका दोस्त अजय भट्टाचार्य हमेशा की तरह एक बार फिर युवा कवियों को लेकर के आने के लिए आमंत्रण देता हूँ निरंजन श्रोत्री भाई को। निरंजन भाई आइए और अपने युवा कवियों के साथ कुछ बढ़िया बढ़िया कविताएं हमें सुनाइए। नमस्कार दोस्तों। समकालीन हिंदी कविता में जिन कवित्रियों ने, खास करके युवा कवित्रियों ने जो अपने नाम दर्ज कराए हैं, प्रज्ञा रावत का नाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है। प्रज्ञा रावत की कविताओं को जुलाई 2012 के रेखांकित में प्रकाशित किया गया था। उनका एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो नदी होती। यह महज कोरा कागज नहीं, ये उनके पिता हिंदी के वरिष्ठ कवि भगत रावत की कविताओं का संपादन है जो उन्होंने किया है। वागीश्वरी सम्मान और साहित्य सुरभि अलंकरण से समादृत प्रज्ञा रावत की कविताओं में यदि हम देखेंगे तो जिनको आजकल आलोचना की भाषा में कोमल संवेदन कहा जाता है, स्त्री की कविताओं को या स्त्री विमर्श की कविताओं को के बारे में अक्सर जो वृत्त एक बना दिया जाता है, प्रज्ञा रावत की कविताएं उस बंधे बंधाए वृत्त को तोड़ती हुई कविताएं हैं। अधिकतम उनके जो कविताओं के संवेदन है वो मध्य वर्ग से आते हैं, जहाँ कोई स्त्री कपड़ों की शक्ल में अपने दुखों को फचीटती है। तो सुनते हैं प्रज्ञा रावत की कविताएं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रज्ञा रावत हूँ। आपके सामने अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली कविता सुंदर दृश्य मेरे कविता संग्रह जो नदी होती से है, प्रस्तुत है। सुंदर दृश्य। सिर पर तगाड़ी रखे उस स्त्री की चाल में एक जबरदस्त लय है। सिर पर तगाड़ी रखे उस स्त्री की चाल में एक जबरदस्त लय है, जो चिलचिलाते सूरज की धूप के आगोश में लगातार आलाप की तरह बज रही है। उसकी मांसल सुंदर देह के आरोह अवरोह को साधे बोझ उठाते ही खनकते हैं उसके अंग अंग। उसके कैटवॉक के लिए न कोई रैंप है, न कोई दर्शक दीर्घा। वह तो ईंटों के ढेर के पास सोए अपने दुधमुहे बच्चे की तान से तान मिलाते पैदा कर रही है, अपने पसीने से धमनियों में भराव, अपने नन्हे की भूख और अपने पुरुष के प्रेम की खातिर। मुझे बीज बोती स्त्रियां और हल चलाते पुरुषों वाले दृश्य ही सबसे सुंदर क्यों लगते हैं। मैं भला इनसे प्रेम करने से खुद को कैसे रोक सकती हूँ। दूसरी कविता का शीर्षक है घर जाना है। घर जाना है।
धरती के इस छोर से फिर शुरू कर दिया है चलना। सभ्यताओं के विकसित जंगल से बाहर हाँके जा रहे ये चींटियों के झुंड नहीं, इंसानों के हुजूम हैं, जिन्हें सभ्य भाषा में कामगार माना जा रहा है। इन्हें घर जाना है। जिनके पास नहीं इस छोर से उस छोर तक कोई घर, उन्हें घर जाना है। जो पोटलियों में पैदा होते गए, जनानी के बच्चे से आदम कद जवान तक, जो दफन करते गए दादी नानी के किस्से, पीढ़ियों के किस्से में, उन्हें घर जाना है। जो 99 से 199, माफ करें 999 के रंगीन कांचों के जश्न में सराबोर, मॉल के तिलिस्म को ताजमहल की हुनरमंदी सा हमारे लिए तराशते रहे, सदियों से ताकते रहे, हर शहर शहर की तीसरी सड़क से उस हुजूम को घर जाना है। इन दिनों जबकि हमें घर अधिक अच्छे लगने लगे हैं, इन दिनों जबकि हमें अपने घर अधिक अच्छे लगने लगे हैं, संसार भर में पृथ्वी पर तारे इंसानों की मृत्यु का दर्दनाक खौफ छाया है, तब ये हुजूम अपनी बेदखली का फरमान सीने पर उठाए क्यों निकल पड़े हैं तपिश में। क्या उन्हें अपनी आदम गांव की हवा पर है भरोसा, या उस आसमान के आसपास पहुंचना चाहते हैं जिसकी तनी अरगनी पर फचीटे हुए कपड़े से टांग देंगे अपने लुटे जिस्मों को। ये उनके घर पहुंचने की मुहिम का आखिरी मंजर होगा। आग और सपना। क्या करूं इस सपने का जिसमें आंख बंद करते ही अवतरित होते हैं बिरजू महाराज, अपनी पकी उम्र में पान का बीड़ा दबाए, तीखी मुस्कुराहट और तिरछी आंखों के साथ वो चक्करदार परण करते हुए नाचते चले जाते हैं। सहसा हथेली के बिनौले से छूटकर हवा में तैरते रुई की मानंद होते हैं गुदई महाराज, उंगलियों की फिरकनी को घुमाते, कब्जे में करते समय की ताल और लय की तरंगों को आकर धीरे से तानपुरा मिलाती हैं बेगम अख्तर। अपने अंदर समाए जैसे सारे समुद्र का पानी बेसुध होकर गाती हैं। कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। इन सब वानगियों को अपनी शहनाई की मिश्री में घोलकर नाश्ती आँखों से जब अटकी लिया करते हैं खान साहब, तो बिस्मिल्लाह होता है समय का पहिया। मैं शब्द ढूंढती हूँ सबको कह पाने के लिए, और महसूस करती हूँ एक उंगली की छुअन जो इशारा करती है चारों तरफ फैल रही अमानवीयता की तरफ। उस उंगली की छुअन और वो स्पर्श जो मेरे माथे पर अपनी हथेली से मुझे आशीष रहा है, पहचान जाती हूँ उसे भी। पहचान जाती हूँ पिता की जली हथेली, वो हथेली जिसने कैसे कैसे हाथ में आग थाम कर अपने आसपास को सलीकेदार बनाया, हमें सलीका सिखाया, इस सपने को देख पाने का हुनर बताया, हमें हुनरमंद बनाया। पिता तुम्हें बारंबार सलाम पिता तुम्हें। शुक्रिया। आज का ये एपिसोड मैं पूरा करूं उसके पहले कल तो आपसे मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं सोमवार को तो आता नहीं हूं, इसीलिए रक्षाबंधन की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही क्या कहूँ, प्यार वाला रिश्ता है, वो इसी तरह से बना रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। हमारा ये जो एपिसोड है 12वां, ये पूरा करूं उसके पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो लिखना चाहें
जैसे लिखना चाहें, लेख हो, कविता हो, रचना हो, हमें भेजिए। मेरा एड्रेस फिर से नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। और यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हम हैं आपके साथ में। तो कुछ अच्छी चीज़ें लिख करके भेजिए, हमें अच्छा लगेगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार को। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।